हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडोर पर स्वागत करता हूँ। कक्षा 9 के विज्ञान में हम लोग ये दूसरा जो अध्याय है, क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव्य शुद्ध हैं, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और इसमें 1 नंबर के ये क्वेश्चन और बहुविकल्पीय प्रश्न आज हम लोग जानेंगे। 1 मार्क क्वेश्चन विथ आंसर, इसके आंसर भी इसमें दिए गए हैं और उसको और थोड़ा सा हम इलस्ट्रेट करके आपको समझा रहे हैं। आपका पहला है, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें विद्यमान सभी कण एक समान प्रकृति के हों, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जैसे आपका सोना, चांदी आदि। दूसरा क्वेश्चन है, कोई शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के कणों से बना होता है? तो केवल एक ही प्रकार के कणों से वो बना होता है। तीसरा है, शुद्ध पदार्थ क्या हो सकते हैं? तत्व, मिश्रण, यौगिक। तो शुद्ध पदार्थ आपके तत्व हो सकते हैं और यौगिक हो सकते हैं। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिले हुए होते हैं, वो शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण किससे बनता है? मिश्रण 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिलाने से बनता है। समांग मिश्रण के 2 उदाहरण दीजिए। समांग मिश्रण का मतलब जैसे नमक और जल का मिश्रण, जैसे पानी और चीनी का मिश्रण। विषमांग मिश्रण के 2 उदाहरण दीजिए, जैसे नमक और लोहे का छीलन, नमक और गंधक। ये विषमांग मिश्रण के उदाहरण हैं। जल और तेल कैसा मिश्रण है? ये भी विषमांग मिश्रण है। ये सब आप डिटेल पढ़ भी चुके हैं। यहाँ हम लोग केवल इसको जल्दी से ये 1 नंबर के क्वेश्चंस आसानी के साथ समझ लेते हैं। विलयन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ये विलयन कहलाता है। किसी ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए। ठोस विलयन का मतलब होता है धातु का धातु में विलयन। जैसे आपके मिश्र धातु होते हैं, पीतल, कांसा, बेल मेटल, ये सब जो है ये मिश्र धातु हैं। धातु का धातु में विलयन कहलाता है ये। किसी गैसीय विलयन का उदाहरण दीजिए, आपका वायु है। नींबू जल का स्वाद हमेशा एक समान क्यों होता है? ये कणों की समांगिकता के कारण होता है। पीतल किस किस से बनने वाली मिश्र धातु, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ मिला करके पीतल मिश्र धातु तैयार किया जाता है? तो जिंक है और कॉपर है। विलायक क्या है? विलयन का वह घटक जिसमें अन्य अवयव घुले हों, उसे विलायक कहते हैं। विलायक का मतलब कि जिसमें अन्य अवयव घुल जाते हैं। जैसे जो हम नमक और पानी का विलयन बनाए तो उसमें पानी ये विलायक होगा और नमक ये विलेय होगा। जल एवं चीनी के घोल में विलेय और विलायक के नाम लिखिए। तो आपके चीनी ये विलेय हो गया और जल ये विलायक हो गया। वात युक्त पेय मतलब सोडा, जल, कोक में विलेय और विलायक के नाम बताइए। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस के रूप में विलेय होता है और जल इसमें विलायक होता है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। ये है, वायु किस प्रकार का विलयन है? वायु गैस में गैस का विलयन है। बहुत से उसमें गैसें ये मिश्रित होकर के मिश्रण के द्वारा, लेकिन वो एक समांगी मिश्रण है, इसलिए वो गैस में गैस का विलयन है। वायु में विलायक और विलेय का नाम लिखिए। नाइट्रोजन को वायु का विलायक और दूसरी गैसों को विलेय ये नाम दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, ये अन्य गैसों को अपने में घुले हुए है, ऐसा मान सकते हैं। विलयन के कणों का आकार लिखिए। विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर माने 10⁻⁹ मीटर, इससे भी छोटा होता है। विलयन के कण प्रकाश किरणों को
क्यों नहीं फैलाते? क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। तनु या सांद्र विलयन किसके आधार पर बनते हैं? तनु का मतलब होता है हल्का और सांद्र कंसंट्रेट का मतलब होता है गाढ़ा, मतलब जिसमें मात्रा ज़्यादा हो। तो विलयन में मौजूद विलीय पदार्थ की मात्रा पर आधारित है। मात्रा अगर कम है तो तनु, और अगर विलीय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो गई तो सांद्र। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? किसी निश्चित ताप पर दिए हुए विलयन के विलीय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? यदि एक विलयन में निश्चित ताप पर विलीय की मात्रा संतृप्त से कम है तो उसे असंतृप्त कहेंगे। विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं? देखिए, विलयन की सांद्रता का मतलब हुआ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि उस पदार्थ में विलीय की कितनी मात्रा घोली गई है। यहाँ थोड़ा सा डिटेल होने के कारण यहाँ लिख दिया गया है कि आप अपना पाठ्य पुस्तक देखें। तो यहाँ हम आपको बता देते हैं कि जब किसी विलयन में विलीय की मात्रा कम होती है तो उसे तनु विलयन कहते हैं, और जब किसी विलयन में विलीय की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। और जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता, तो ये कई तरह का हम लोगों ने जाना। जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता, तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब हुआ कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी विलीय पदार्थ की ग्राम में संख्या उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती। कंसंट्रेशन का मतलब यही हुआ कि जो आपका विलीय पदार्थ है उस विलयन में कितनी मात्रा में है, विलीय पदार्थ उस विलयन में कितनी मात्रा में है, यही कंसंट्रेशन आपका बताता है। तो ये कंसंट्रेशन आपने क्लियर किया। फिर आगे देखते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की 2 विधियां लिखिए। तो विलयन की सांद्रता दर्शाने की 2 विधियां, एक हो गया आपका द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब विलीय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा और गुणे 100, एक ये हुआ। और दूसरा आपको हम बता दे रहे हैं द्रव्यमान आयतन, कि किसी निश्चित आयतन में विलीय की ग्राम में मात्रा, ये आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो हमने पीछे पढ़ाया है उसको आप पीछे की वीडियो को डिटेल देख सकते हैं, जान सकते हैं। और आयतन का मतलब हुआ कि जैसे 100 ml विलायक में विलीय की कितनी मात्रा घुली हुई है, तो ये आयतन V/V ये प्रतिशतता होती है। निलंबन किसे कहते हैं? निलंबन वह विषमांगी घोल है जिसमें ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है। विलीय पदार्थ कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम में समृष्टि में निलंबित होते हैं। निलंबित का मतलब लटके हुए रहते हैं, मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक में विलीय पदार्थ ये घुले न बल्कि लटके हुए हों, वो निलंबन कहलाता है। निलंबन अस्थायी क्यों माना जाता है? क्योंकि हम इसको छान करके भी अलग कर सकते हैं, इसलिए ये अस्थायी माना जाता है। निलंबन कण आँखों से क्यों देखे जा सकते हैं? क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है, लगभग 100 नैनोमीटर के करीब होता है, इसलिए हम इसको देख सकते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है? कोलाइडी कणों के छोटे आकार के कारण प्रकाश की किरणों का फैलना, ये टिंडल प्रभाव कहलाता है। दूध, ये कोलाइडल किस प्रकार का होता है? कोलाइडल किस प्रकार का होता है? दूध में जो है ये टिंडल प्रभाव दिखता है। कोलाइडी कणों के आकार क्या होते हैं? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के करीब होते हैं। आपका 31 है। पदार्थों के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? भौतिक गुण का मतलब जो हम बाहर से देख सकते हैं, जैसे रंग, उनकी कठोरता, उनकी दृढ़ता, उनका बहाव, उनका घनत्व, उनका द्रवणांक, उनका क्वथनांक, है ना, ये आपके हो गए।
अंतः रूपांतरण की अवस्था कैसा होता है? ये भौतिक परिवर्तन होता है। अंतः रूपांतरण की अवस्था भौतिक परिवर्तन क्यों है? यह परिवर्तन अवस्था परिवर्तन संगठन के बिना, जिसमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है। तो जब केवल भौतिक ही परिवर्तित होता है तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अंतः रूपांतरण की अवस्था का एक उदाहरण दीजिए। जैसे बर्फ से जल और वाष्पों का बनना अंतः रूपांतरण का उदाहरण हो गया। रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जिसमें रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणधर्म परिवर्तित होता है और एक नया पदार्थ बन जाता है, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को किन भागों में बांटा जाता है? एक तत्व है और एक यौगिक है। चैप्टर में इन सबको बहुत डिटेल आपको बताया गया है और यहाँ 1 नंबर के ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं और ये इनको इसलिए कि एक बार आपका थोड़ा सा पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ा सा 1 नंबर के क्वेश्चन आप जान भी लेंगे। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था? ये है रॉबर्ट बॉयल ने। रॉबर्ट बॉयल ने इसका प्रयोग कब किया था? ये है 1661 ईस्वी में। शायद वीडियो में ये 1961 लिख उठा था, वो गलती हो गई थी, तो यहाँ इसको फिर से करेक्ट कर लीजिए। वहाँ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये डाल दिया था कि 1961 के बजाय 1661 होगा। फ्रांस के किस वैज्ञानिक ने तत्व के लिए माना था कि वह पदार्थ का मूल रूप है? तो एंटोनी लॉरेंट लेवासिए। ये लेवासिए है, ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इनका, लेवासिए नाम है। पदार्थ का मूल रूप क्या है? तो मूल रूप आपका तत्व है। तत्व क्या होता है? तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसकी रासायनिक अभिक्रिया छोटे छोटे पदार्थ के टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। तत्वों को किन किन वर्गों में बांटा गया है? तो तत्व को धातु, अधातु और उपधातु में। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव में है? तो ये आपका है पारा। पारा कमरे के ताप पर द्रव में है। उपधातु किसे कहते हैं? जो धातु और अधातु के बीच के गुण दर्शाते हैं उनको उपधातु कहते हैं। उपधातु के उदाहरण आपका बोरान है, सिलिकॉन है। अधातु के उदाहरण हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन। धातुओं के उदाहरण सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या लगभग 118। प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 92। कितने तत्व कमरे के ताप पर गैस हैं? 11। कौन से तत्व कमरे के ताप पर द्रव हैं? तो एक तो आपने पारा जाना और एक ब्रोमीन भी होता है। कौन से तत्व 330 केल्विन मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के द्रव में रह सकते हैं? तो ये आपका है गैलियम और सीजियम। समुद्री पानी मिश्रण है, इसके समर्थन के 2 उदाहरण दीजिए। उसका कारण ये है कि समुद्री पानी की संरचना परिवर्तनशील है, इसके अवयव भार द्वारा किसी भी अनुपात में पाए जाते हैं। समुद्री पानी, दूसरा पॉइंट है, इसके अवयव के गुणों को प्रदर्शित करता है, अर्थात साधारण नमक तथा पानी, इसलिए ये एक मिश्रण है। जल में घुले नमक को किस प्रकार के विधि से हम पृथक कर सकते हैं? आसवन से कर सकते हैं या वाष्पीकरण से कर सकते हैं। मिश्रण के प्रत्येक घटक को पृथक करने का क्या लाभ है? मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसको प्रयोग में सरल लाना, ये हमें फ़ायदा होता है। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि। 4 ऐसे ठोस पदार्थों के नाम लिखिए जिनका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन। शुद्ध कॉपर सल्फेट को किस विधि से प्राप्त करते हैं? तो ये क्रिस्टलाइजेशन होता है, इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं।
समुद्र से प्राप्त नमक को शुद्ध रूप से किस विधि से प्राप्त करते हैं? ये भी क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण से अच्छा क्यों है? साधारण वाष्पीकरण में कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या झुलस जाते हैं, जिससे कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। फिटकरी को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? क्रिस्टलीकरण। मिश्रण को पृथक करने की 5 विधियों के नाम लिखिए, जो हम लोगों ने पढ़ा है। फिल्टराइजेशन या फिल्टरन या छानन, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन और वाष्पन। रेत से लोहे के कणों को किस विधि से पृथक करते हैं? चुंबकीय पृथक्करण। जल के किसी नमूने से रेत को किस विधि से पृथक करेंगे? ये छानकर, फिल्ट्रेशन से। क्रिस्टलीकरण के 2 उपयोग लिखिए, समुद्री जल से नमक का शुद्धिकरण करने के लिए या अशुद्ध नमूने से फिटकरी को अलग करने के लिए। कोलाइड किस विधि से मिश्रण से पृथक किया जा सकता है? तो कोलाइड किस विधि से? ये अपकेंद्री टेक्निक है। जैसे संपूर्ण क्रीम दूध से किस यंत्र से अलग करते हैं? अपकेंद्रीय यंत्र से। छानन विधि का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता? जब द्रव में विद्यमान ठोस कण इतने छोटे हों कि छानक पत्र से बाहर चले जाएं, मतलब छननी से बाहर चले जाएं, तो हम उसको छान नहीं सकते हैं। सरल सा उत्तर। मिश्रण के अपकेंद्रण का सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ये ऊपर रह जाते हैं। स्याही क्या है? स्याही जल में रंग डाई का मिश्रण है। रंग वाले घटकों डाई को नीले या काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है, ये वाष्पीकरण से। अपकेंद्रण यंत्र का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? तो जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच, दूध से क्रीम निकालने के लिए, मक्खन प्राप्ति के लिए, वॉशिंग मशीन में कपड़े से जल निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस सिद्धांत से पृथक करते हैं? परस्पर न मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार पृथक पृथक परतों में बट जाते हैं। डाई कितने रंगों का मिश्रण होता है? 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं? मिश्रण से रंगों के पृथक्करण की विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ क्या है? तो ग्रीक में क्रोमा का अर्थ ही होता है रंग। क्रोमेटोग्राफी के क्या उपयोग हैं? डाई से रंगों को पृथक करने, प्राकृतिक रंगों से रंग को अलग करने, मूत्र से चीनी पृथक करने, रक्त से विष पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है। आसवन विधि का प्रयोग मिश्रण के किन घटकों को पृथक करने के लिए किया जाता है? जिन घटकों के क्वथनांक काफ़ी अंतर होता है। प्रभाजी आसवन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों के क्वथनांक में अंतर 25 केल्विन से कम होता है। 2 उदाहरण लिखिए जहाँ प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। वायु से विभिन्न गैसों को तथा पेट्रोलियम उत्पाद से विभिन्न घटकों को अलग करने में प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ में शीशे के टुकड़े का क्या कार्य है? ये वाष्प को ठंडा और संघनित्र करने में सहायता प्रदान करते हैं। वायु कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। ऑक्सीजन का क्वथनांक कितना होता है? 183 डिग्री सेंटीग्रेड। आर्गन का क्वथनांक क्या है? आर्गन का -186 डिग्री सेंटीग्रेड। नाइट्रोजन का क्वथनांक क्या है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। वायु में ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन की क्रमशः प्रतिशतता कितनी है? ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन 0.91%, नाइट्रोजन ये सबसे ज़्यादा है 78.1%। वायु
द्रव वायु प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? द्रव का दाब बढ़ाकर और तापमान कम करके संपीड़ित करना पड़ता है। ठोसों के बिना द्रव में बदले गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो ये तो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन थे, जिसमें आपसे प्रश्न और आपके प्रश्न का इस तरह से ये जवाब भी आपका लिखा हुआ है। और मोस्टली इसमें लगभग सारा आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो अन्य छोटे लघुत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, वो जो हम लोगों ने नोट्स पढ़ा है उससे क्लियर हो जाएगा। अब 1 मार्क का ये हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव टाइप के ये क्वेश्चन देखें और थोड़ा सा इसको भी समझने की कोशिश करें। फिर इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी में जो मिले हैं हमको प्रश्न, एनसीईआरटी बुक के प्रश्न हैं, फिर उनको हम लोग देखेंगे। लेकिन आज ये आप 1 मार्क क्वेश्चन ये विथ आंसर में, इसमें हम लोग सबसे पहले अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। ये है शुद्ध माने जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि शुद्ध भले ही वो खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन वो क्या हैं? एक्चुअली वो मिश्रण हैं। वो तत्व तो हम खा नहीं रहे हैं, खाली यौगिक तो खा नहीं रहे हैं, हम लोग मिश्रण खाते हैं, है ना। ये शुद्ध माने जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं। नमक में किसी लोहे के छीलन, नमक में मिली गंधक और जल में मिला तेल, ये कैसा मिश्रण है? देखिए, ये एक दूसरे में घुल नहीं पाते हैं, इसलिए इस मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तीसरा देखते हैं, ठोस विलयन का उदाहरण है। ठोस विलयन, अभी हम लोगों ने पीतल, है ना, इसका उदाहरण देखा। तो ये क्या था? एक मिश्र धातु था। मिश्र धातु ये ठोस विलयन का उदाहरण होता है। आपका चौथा है, गैसीय विलयन का उदाहरण है। तो गैसीय विलयन का उदाहरण आपका वायु है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अब जिसमें थोड़ा सा समस्या होगी उस पर हम थोड़ा सा समय दे करके और ज़्यादा क्लियर करेंगे। बाकी तो बहुत इजी है आपका। पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल किसका किसका मिश्र धातु होता है? ये जिंक का और कॉपर का होता है। चीनी और जल के विलयन में चीनी क्या है? तो चीनी क्या है? चीनी जल में घुलता है, तो ये विलीय है। टिंचर आयोडीन में एल्कोहल है। तो टिंचर आयोडीन में एल्कोहल ये विलायक है। एल्कोहल ये घोल लेता है, ये विलायक, विलायक लिखा हुआ है ये। गैस में गैस विलयन का अच्छा उदाहरण है। तो गैस में गैस, ये भी हम लोगों ने जाना, वायु। वायु का विलायक है, वायु के विलायक को हम नाइट्रोजन कहते हैं। विलयन के कण के व्यास हैं। तो विलयन कण के व्यास ये नैनोमीटर होते हैं, 10⁻⁻⁹ ये मीटर से छोटा होगा। 11वां है हमारा, यदि किसी विलयन में विलीय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है, तो संतृप्तता से अगर कम है तो वो असंतृप्त हो गया। आगे इसी क्रम में देखते हैं 12वां है, विलयन की मात्रा में घुले हुए विलीय पदार्थ की मात्रा को या विलयन की किसी दी गई मात्रा या आयतन में उपस्थित विलीय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? यही विलयन की सांद्रता है ना। किसी निश्चित विलयन की मात्रा में विलीय पदार्थ की जो मात्रा है ये उसका कंसंट्रेशन होता है। निलंबन क्या है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडल कैसा मिश्रण है? कोलाइडल भी आपका विषमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण आपका केवल ट्रू सॉल्यूशन है। कोलाइड कण प्रकाश के प्रति कैसा व्यवहार प्रकट करते हैं? तो कोलाइडिकल कण जो है ये किरणों को फैला देते हैं। जो प्रकाश की किरणें कोलाइडी कणों पर पड़ती है तो उन किरणों को ये प्रकीर्णित कर देते हैं, उनको फैला देते हैं। 16वां है, जंगल में कोहरे के छोटे छोटे कण किन कणों के समान व्यवहार करते हैं? ये
कोलाइडी कणों के समान व्यवहार करते हैं। कोहरा, बादल, धुआं, जेली, शेविंग क्रीम, ये किसके उदाहरण हैं? ये सब कोलाइड्स हैं। इसी क्रम में थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। 18वां है कपूर, नैप्थलीन और एंथ्रासीन, ऐसे ठोस पदार्थ जिनका हो सकता है। तो इनको ऊर्ध्वपातन भी, सब आप देखिए ऊर्ध्वपातन क्रिया को व्यक्त करते हैं, कपूर, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, तो इसी से इसको हम पृथक भी कर सकते हैं। 19वां है किसी वस्तु का रंग, दृढ़ता, बहाव, कठोरता, ये घनत्व, द्रवणांक, क्वथनांक आदि कैसा गुण है? तो वो उसका भौतिक गुण है। पेड़ों का काटना, जंग लगना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से जल बनना, ये सब आपका रासायनिक परिवर्तन है। 21 देखते हैं, बर्फ़ पिघलना, पानी उबलना, चीनी नमक पानी का घुलना, बल्ब का जलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। 22 तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा किसने प्रतिपादित किया था? तो एंटोनी लॉरेंट लेवाशिए। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या आपकी कितनी है? 118। प्राकृतिक तत्व कितने हैं? प्राकृतिक तत्व आपके 92 हैं। कमरे, ये 25 है, कितने तत्व कमरे के ताप पर गैस हैं? वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, 11। ये 26 देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव है? अधातु, तो ये ब्रोमीन है आपका। ब्रोमीन जो है ये कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में होता है। कौन से दो तत्व हाथ पर रखने से द्रव अवस्था में बदल जाते हैं? ये कौन से तत्व हैं जो मतलब कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं? तो ये आपका है गैलियम और सीजियम। 28 देखते हैं, निम्न में से टिंडल प्रभाव दिखाएगा। तो टिंडल प्रभाव कौन दिखाएगा? जो कोलाइडल होगा। तो कोलाइडल इसमें कौन सा है? स्टार्च का विलयन। बाकी आप देखिए ये ट्रू सोल्यूशन, ये ट्रू सोल्यूशन और मिट्टी का घोल, ये तो मतलब कोलाइडल से भी बड़ा हो गया। तो कोलाइडल कण ये स्टार्च का विलयन ही होगा। साबुन का विलयन 29 है आपका। साबुन का विलयन क्या है? ये भी कोलाइडी विलयन है। धुआं विषमांगी मिश्रण है। तो धुआं में क्या होता है? धुआं में ठोस कार्बन के कण होते हैं जो कि गैस वायु में रहते हैं। तो ठोस और गैस का ये विषमांगी मिश्रण है। 31 है आपका, साबुन के बुलबुले विषमांगी विलयन है। तो साबुन के बुलबुलों का विषमांगी कहाँ है? साबुन के जो द्रव के कण हैं ये गैस में विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। आपका 32 है, गंधक और कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण है। तो गंधक और कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण ये एक समांगी मिश्रण होता है, लेकिन समांगी मिश्रण के कारण ही क्या करते हैं? ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए आप है। गंधक जो है सल्फर, ये कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है, ये एक समांगी मिश्रण बनाता है, इसीलिए ये टिंडल प्रभाव नहीं देता, ये कोलाइडल विलयन नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन से शुद्ध पदार्थ के लिए सही है? शुद्ध पदार्थ के लिए, शुद्ध पदार्थों में केवल एक प्रकार के कण विद्यमान होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार के कण विद्यमान होते हैं। ये आपका पहला, अच्छा ये कंडीशन दे रहा है। फिर दूसरा देखते हैं, शुद्ध पदार्थ में यौगिक का मिश्रण हो सकता है, सही है। फिर
शुद्ध पदार्थ में पूरी तरह की संरचना एक जैसी होती है। शुद्ध पदार्थों को निकाल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों के उदाहरण रूप में लिए जा सकते हैं। अब इसमें ये आपको विकल्प दिया गया है कि कौन कौन सा इसमें सही है। तो कौन कौन सा सही है ये आप देखिए। जैसे केवल इसमें पहला दूसरा कहा तो ऐसा नहीं है। पहला और तीसरा, दूसरा में ये इसने कहा कि शुद्ध पदार्थ यौगिक का मिश्रण होता, तो ये नहीं हो सकता है। शुद्ध पदार्थ यौगिक का मिश्रण नहीं हो सकता है। शुद्ध पदार्थ की संरचना समान होती है, ये हो सकता है। तो आपका पहला सही हुआ और आपका तीसरा सही हुआ, तो आपका बी विकल्प सही हुआ। 34 है, जल में घुले सोडियम क्लोराइड को जिस विधि से अलग किया जा सकता है। तो जल में सोडियम क्लोराइड मतलब नमक घुला हुआ है, तो हम उसको आसवन विधि से अलग कर सकते हैं। रंग केवल घटक को नीले या काले रंग की स्याही से पृथक कर सकता है। तो ये किस विधि से पृथक कर सकते हैं? वाष्पीकरण से कर सकते हैं। दूध से क्रीम पृथक की जाती है, तो अपकेंद्रण विधि से की जाती है। ये अगला देखते हैं। ये देखिए आपका अपकेंद्रण से की जाती थी। 37 देखते हैं। मिट्टी के तेल और पानी के मिश्रण को किससे अलग कर सकते हैं? तो मिट्टी का तेल है और पानी है, दोनों अघुलनशील हैं, तो हम इसको पृथक्करण कीप से अलग कर सकते हैं। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? तो नमक और अमोनियम क्लोराइड ये ऊर्ध्वपातन विधि से अलग कर सकते हैं। किस विधि से स्याही के में विद्यमान इकाइयों को पृथक किया जाता है? तो ये क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिसके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, उन्हें पृथक किया जाता है। तो इनको प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है 25 से जब कम होता है। पेट्रोलियम उत्पादों को किन उसके विभिन्न घटकों से पृथक किया जाता है? तो ये प्रभाजी आसवन से किया जाता है। 42 है, अशुद्ध नमूने से फिटकरी कैसे अलग की जाती है? तो फिटकरी को क्रिस्टलीकरण द्वारा हम अलग करते हैं। 43 है हमारा, द्रव आर्गन का क्वथनांक है। तो द्रव आर्गन का क्वथनांक -186 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये आपके एक नंबर के एक लाइन वाले अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब हम एनसीईआरटी जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें भी कुछ प्रश्न रहते हैं, उन प्रश्नों को और जो अन्य अभ्यास के लिए एनसीईआरटी में प्रश्न है इस अध्याय का, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और तब तक के लिए आप इसका नोट्स बना लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए, इस चैप्टर को आप ख़त्म करने की स्थिति में ले आइए। धन्यवाद।